Hello students, so today we will discuss the chemical properties of group 15. Clear? So firstly we will discuss the oxidation state of the elements in group 15. तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की. ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो जो 15th ग्रुप के एलिमेंट हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट. दे शो -3, +3 एंड +5 ऑक्सीजन स्टेट कॉमनली. ठीक है, अगर कॉमनली बात करेंगे तो इसके जो एलिमेंट है वो -3 की भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +5 की ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं. क्लियर? तो सिंपल सी बात है, कब कब कैसे कैसे करते हैं. तो फर्स्टली बात करता हूँ -3 की. तो फर्स्टली बात करते हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की. क्लियर? तो सबसे पहली बात है बेटा कि -3 क्यों शो करते हैं. हमें पता है बेटा कि जो 15th ग्रुप है, 15th ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है, उनके पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. लाइक नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p3. तो दिस इज द वैलेंस शेल. तो 2 + 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? और किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, उसके ऑक्टेट में उसे पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं. तो इसलिए ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्या शो करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं. और हमारे पास कौन सी ऑक्सीजन स्टेट होगी, -3 ऑक्सीजन स्टेट ये शो करते हैं. ठीक है, कैसे, क्योंकि ये M3 नेगेटिव आयंस बना सकते हैं. क्लियर? यानी कि 3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं. ठीक है, तो इसकी नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट क्यों है, बिकॉज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट दे नीड 3 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और M3 नेगेटिव आयन वो बनाएंगे और साथ में क्या करेंगे, -3 ऑक्सीजन स्टेट वो शो करते हैं. क्लियर? अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, किस तरह के बनाएंगे बेटा ये. फर्स्ट एग्जांपल खेलते हैं नाइट्रोजन के. तो हमारे पास कुछ इस तरह के होंगे, Mg3N2 या फिर Ca3N2, इस तरह के बनाते हैं. और बाकी मैं बात करता हूँ बाकी इसके मेंबर्स की, लाइक फॉस्फोरस की. तो फॉस्फोरस बनाएगा Ca3P2 टाइप का. ठीक है, जिंक बनाएगा किस तरह का, सॉरी सीबाइड, जिंक सीबाइड इस तरह का बना देगा. और बात करता हूँ मैं मैग्नीश उसकी बिस्मुथ की, तो वो किस तरह का बनाएंगे, Mg3Bi2. ठीक है जी. तो जब भी ये बनाते हैं क्या लगता है, लास्ट में आइड लग जाता है. क्या लग जाता है, आइड. अगर नाइट्रोजन बनाएगा तो बोल देंगे उसको नाइट्राइड्स. क्या बोल देंगे, नाइट्राइड्स. अगर फॉस्फोरस बनाएगा तो फॉस्फाइड बोल देंगे. ये कौन है आपका, एंटीमोनिया बनाएगा तो सिपाही बोल देंगे. और Bi बिस्मथ बनाएगा तो बिस्मुथाइड बोल देंगे. सिमिलरली दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, दिस इज कैल्शियम नाइट्राइड, दिस इज कैल्शियम फॉस्फाइड, दिस इज जिंक सीबाइड, और दिस इज मैग्नीशियम बिस्मुथाइड. क्लियर? तो ये आपके पास बनते हैं एग्जांपल्स किसके, -3 ऑक्सीजन स्टेट में जब ये कंपाउंड बनाते हैं. तो अब बात करते हैं आयनिक और कोवलेंट की. तो भाई जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे आपके पास, आयनिक बनेंगे. क्या बनेंगे, आयनिक बनेंगे. और जितने भी लास्ट वाले बचे हुए एलिमेंट हैं उन सब के कंपाउंड क्या बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं. क्या बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं. तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, वाई. तो रीज़न ये है बेटा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन उसकी जो साइज़ है वो स्मॉल है और उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है. जिस वजह से यानी कि नाइट्रोजन जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है और साइज़ क्या है उसका, साइज उसका स्मॉल है. जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. इसीलिए उसके लिए जो N3 नेगेटिव बनाना है वो क्या है, ईजी है. यानी कि नाइट्राइड आयन बनाना क्या है उसके लिए ईजी है. लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है. इसीलिए जो ये N3 नेगेटिव यानी कि आपके पास जो 3 नेगेटिव का आयन बनाने की पावर है वो डिक्रीज हो जाती है. तो इसलिए लास्ट वाले कंपाउंड क्या करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं. जो लास्ट वाले एलिमेंट है वो क्या करेंगे, कोवलेंट कंपाउंड की वो फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर? और इसी के साथ ये बोल सकते हैं हम कि जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3 जो ऑक्सीजन स्टेट है एलिमेंट्स की, जो इसकी टेंडेंसी है किसकी, किसी भी एलिमेंट की -3 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है, वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करती है. डिक्रीज करने का रीज़न क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही है वहाँ पे, डिक्रीज हो रही है.
क्लियर। तो उनके लिए जो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना वो क्या है, मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो नाइट्रोजन के केस में क्या है, नाइट्रोजन अपना स्मॉल साइज और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के कारण आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए वो अपना आयन बना लेगा, और आयन बनेगा तो क्या बनेगा, कंपाउंड आयनिक बनेगा आपके पास। लेकिन लास्ट वाले ऐसा नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। और -3 की बात करूँ कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर। उसके बाद करते हैं बात पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो पॉजिटिव की बात करें बेटा, तो 2 तरह की दिखाता है, +3 और +5। तो जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप, यानी कि जो +5 वाली जो ऑक्सीजन स्टेट आपकी वो क्या करेगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, और जो +3 वाली है वो क्या करेगी, डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा रीज़न क्या है, दिस इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट आप +1 में पढ़ा आपने, क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है बेटा कि सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ये बाहर वाली मैंने वैलेंस शेल ही बना दी डायरेक्ट, तो ये आपकी पी सब शेल है और ये एस सब शेल है। तो होता क्या है कि जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन लाइक एस के, हमारे पास पी सबसे ऊपर वाली और एस उसके अंदर वाली है, तो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है एस वाले वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ पी वाले ही क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी कि जब इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसी वजह से हमें पता है लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 5 के 5 करते तो ऑक्सीडेशन क्या होती है आपकी, +5 होती है। लेकिन यहाँ पे एस वाले नहीं कर रहे हैं, तो -2 हो गया। तो कौन सी शो करेंगे कि एस वालों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सिंपल सी बात है कि अगर पी वाले और एस वाले दोनों करते, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो कौन सी शो करते, +5 ऑक्सीजन स्टेट वो शो करते। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ जब एस वाले पार्टिसिपेट नहीं करते इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, तो वहाँ पे सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचे पी के अंदर, सिर्फ 3, तो वही पार्टिसिपेट करेंगे, तो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट दिखाएंगे, वो दिखाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो वहाँ पे शो करते हैं। ठीक है जी, इसीलिए बोलते हैं कि जो बिस्मथ है, बिस्मथ लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसके जो +3 वाले कंपाउंड है वो क्या है, वो ज़्यादा स्टेबल हैं, वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, किसकी बजाय, एंटीमनी की बजाय, क्योंकि एंटीमनी हमें पता है, सिंपल ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो डिक्रीज करेगी यार। तो यहाँ पे एंटीमनी ऊपर है, बिस्मथ सबसे नीचे है, तो एंटीमनी के +5 वाले स्टेबल है, और बिस्मथ के +5 वाले स्टेबल कंपेयर टू एंटीमनी कम है, और +3 वाले ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +5। क्लियर। अब आती है किस तरह के कंपाउंड ये बनाएंगे, ये किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, और +5 कब शो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। एग्जाम्पल, अगर मैं +5 का एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, PF5, PCl5, SbF5 और BiF5 बनेगा तो सही, लेकिन स्टेबल नहीं होगा। क्लियर। अब जितने भी ये कंपाउंड बने ये सारे क्या है बेटा, ये सारे आपके कोवलेंट होते हैं। क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। अब कोवलेंट क्या होते हैं, सिंपल सा रीज़न है, अगर इनको आयनिक कंपाउंड बनाने हैं, तो अगर मैं मेटल को M लेके चलता हूँ तो उसको P5 ऑक्सीजन स्टेट में आना पड़ेगा, तभी जाके आयनिक कंपाउंड बनेगा। लेकिन 5 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना, जिसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसीलिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और जितने भी कंपाउंड आपके बनते हैं +5 में, वो सारे क्या बनते हैं, आपके कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। बात करते हैं आयनिक की, किसकी करते हैं, आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, सॉरी +3 वाले की बात करते हैं। तो +3 के अंदर, +3 के अंदर जो आपके कोवलेंट करेक्टर है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। क्या करता है, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि नाइट्रोजन के कंपाउंड बन गया, ठीक है जी, PCl3 का बन गया, आर्सेनिक का बन गया, एंटीमनी का बन गया। क्लियर। तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ऊपर वाले जो कंपाउंड है नाइट्रोजन के और फॉस्फोरस के, वो हमेशा क्या मिलेंगे आपको, वो आपको मिलेंगे कोवलेंट। क्या मिलेंगे,
कोवलेंट। आर्सेनिक के भी आपको क्या मिलेंगे, कोवलेंट मिलेंगे। लेकिन जो लास्ट में आपको बिस्मुथ के और एंटीमनी के मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको आयनिक कंपाउंड। यानी कि ऊपर वाले जो एटम है आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, वो क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक ये बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड। और जो एंटीमनी और बिस्मुथ है वो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड वो फॉर्म किया करते हैं। और इसीलिए जो कोवलेंट करेक्टर है, कोवलेंट करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या करता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज। यानी कि जो कोवलेंट करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा कोवलेंट, फिर फॉस्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का और फिर बिस्मुथ का होगा। क्लियर। तो ये सिंपल सी बात है आपके लिए। और उसका रीज़न भी क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है। अब आता है थर्ड आता है आपके पास कोवलेंसी, मैक्सिमम कोवलेंसी। मैक्सिमम कोवलेंसी मतलब एक एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, दैट इज मैक्सिमम कोवलेंसी। क्लियर। तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन की फर्स्टली। भाई जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। यानी कि नाइट्रोजन की कोवलेंसी, मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी है, 4 है। और जो बाकी कंपाउंड हैं, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, वो आपके 5 भी दिखा सकते हैं और 6 भी बॉन्ड वो बना सकते हैं। क्योंकि उसकी मैक्सिमम कोवलेंसी 6 तक जा सकती है। 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। बचे हुए एलिमेंट है, चाहे बिस्मुथ भी आ गया, चाहे एंटीमनी भी आ गया, ये आपके 5 और 6 शो कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, यानी कि नाइट्रोजन सिर्फ 4 बॉन्ड बना रहा है और ये आपके 5 और 6 बॉन्ड बना सकते हैं, 5 या फिर 6 बॉन्ड बना सकते हैं। कि मैक्सिमम कोवलेंसी 5 और 6 हो सकती है। इसका सिंपल सा एक रीज़न है। क्या रीज़न है, इसका रीज़न है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन एटम। कि जो नाइट्रोजन एटम है उसके अंदर डी ऑर्बिटल एब्सेंस होता है। ठीक है जी। तो डी ऑर्बिटल अगर उसका क्या है, एब्सेंट होगा यहाँ पे, यानी कि एस और पी ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है। तो एस का एक ऑर्बिटल और पी के कितने होते हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल, एक ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए, 4। जब 4 ऑर्बिटल ही वैकेंट हो गए तो कितने बॉन्ड बना सकेगा वो, 4 बॉन्ड ही बना सकता है ना। अगर 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं तो बॉन्डिंग के लिए तो वहाँ पे 4 बॉन्ड ही बनेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, लाइक एस, दिस इज पी एंड दिस इज डी। तो इसलिए जो आपका फॉस्फोरस है वो +5 और वो 5 और 6 ऑर्बिटल, 6 बॉन्ड भी वो बना सकता है। ठीक है जी, 5 और 6 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि मैक्सिमम कोवलेंसी वो 5 और 6 शो कर सकता है। इसीलिए PCl5 भी बन जाता है, ESF5 भी बन जाता है। और इसीलिए जो आपका नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ही बना सकता है, तो ना तो नाइट्रोजन NF5 बनाता है ना ही NCl5 बनाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि वाई NF5 और NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट वाइल PCl5 और ESF5 एग्जिस्ट। तो सिंपल सा रीजन क्या है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। ठीक है। इसीलिए जो मैक्सिमम कोवलेंसी है नाइट्रोजन की 4 हो सकती है और वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो फिफ्थ उसके लिए फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए NF5 और NCl5 आपका कंपाउंड नहीं बना करता है। क्लियर। उसके बाद आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी के ट्रेंड में आते हैं हम, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के साथ, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन से आपके कंपाउंड बनेंगे किसके, पी ब्लॉक के, पी ग्रुप के, तो वहाँ पे नाइट्रोजन वाले ग्रुप के, तो जब भी हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी ग्रुप 15 एलिमेंट की, तो वहाँ पे क्या बनेंगे, हाइड्राइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइड्राइड्स। अगर मैं मेटल को लेकर चलता हूँ E, ठीक है जी, तो मेरे पास किस तरह के हाइड्राइड बनेंगे, तो जनरल फॉर्मूला होगा वो आपका इस तरह का होगा, EH3 हमारे पास क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा। और एग्जाम्पल लिखूँ इनके तो NH3 होगा, फॉस्फोरस के लिए PH3 होगा, आर्सेनिक के लिए AsH3 होगा, एंटीमनी के लिए SbH3 होगा और बिस्मुथ के लिए BiH3 होगा। तो ये आपके पास क्या है, दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। क्लियर। तो अब बात करते हैं इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ की, जहाँ से क्वेश्चन बना करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्टली बात करता हूँ मैं किसकी, पहले बात करेंगे इनकी शेप से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, शेप से, कि इनकी शेप किस तरह की होती है। तो बेटा हमें पता है NH3
NH3 की बात करें, सपोज या EH3 जनरल एग्जाम्पल लेके जाओ, दिस इज E, तो 3 हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम, और एक क्या होगा यहाँ पे, लोन पेयर होगा। क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो ये आपकी शेप कौन सी, दिस इज पिरामिडल शेप, दिस इज पिरामिडल शेप। और ज्योमेट्री कौन सी है, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है जी, तो ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब डिस्टोर्शन क्यों आई है इसकी, कि होनी चाहिए टेट्राहेड्रल लेकिन है पिरामिडल शेप। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। दूसरा, जो बोन एंगल होता है टेट्राहेड्रल के, वो कितना होता है, 109.5 डिग्री अप्रोक्स इतना होता है। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या रहता है, इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के एंगल से कम रहता है। और कम रहने का रीज़न बड़ा सिंपल है बेटा, कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, लोन पेयर। अगर होती टेट्राहेड्रल शेप तो किस तरह की होती बेटा, ए 4 के 4 क्या होते हैं यहाँ पे, ऐसे बॉन्ड पेयर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। और हमें पता है कि बेटा कि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। जिस वजह से यहाँ पे रिपल्शन क्या होती है, ज़्यादा, और ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और एंगल क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है। क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अगर एंगल की, तो सबसे ज़्यादा एंगल किसके बीच में रहेगा, NH3 के बीच में, उससे कम फॉस्फोरस में, उससे कम उसमें आर्सेनिक में, उससे कम एंटीमनी में, और उससे कम बिस्मथ में। ठीक है, एंगल की बात करते हुए 107.8 डिग्री है, यहाँ पे 23.6 डिग्री रहेगा, यहाँ पे 91.8 डिग्री रहेगा, 91.3 डिग्री रहेगा, और यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। ठीक है जी, तो फर्स्ट मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि एंगल इनके डिक्रीज क्यों करते हैं, और आगे ये फर्दर ग्रुप के अंदर भी डिक्रीज कर रहे हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका रीज़न क्या है, वाई, कि वाई द एंगल इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग वाइल वी गो डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एंगल डिक्रीज क्यों करता है, उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेटा। उसका लॉजिक ये है कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हम कहाँ जाएंगे, डाउन द ग्रुप, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज। ठीक है, जिस वजह से जो बॉन्ड पेयर उस सेंट्रल मेटल एटम से क्या है, अटैच हैं, वो क्या करेंगे, उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। दे टेंड टू लाई अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर, जिस वजह से जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। और बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दोबारा सुने, डाउन द ग्रुप जाओगे तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, उसका साइज इंक्रीज और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। जिस वजह से वो बॉन्ड पेयर को अपने से अटैच नहीं कर पाता, जिस वजह से बॉन्ड पेयर उस सेंट्रल मेटल एटम से दूर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, और जैसे जैसे वो दूर जाएगा उस सेंट्रल मेटल एटम से, तो जो रिपल्शन है बिटवीन बॉन्ड पेयर यानी कि सपोज इन दोनों की रिपल्शन है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। जिस वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा। अगर रिपल्शन ज़्यादा होगी तो दूर जाएंगे, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। लेकिन बॉन्ड एंगल डिक्रीज करा है बिकॉज इनके बीच में फोर्स और रिपल्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, दैट्स वाई बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर। सेकेंड हम बात कर सकते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो बेटा ये वो प्रॉपर्टीज है हाइड्रेट्स की जहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना करते हैं आपके। क्लियर। तो बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है आपका वंडरवाल फोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है, वंडरवाल फोर्स। तो डाउन द ग्रुप अगर मैं जाऊँगा, डाउन द ग्रुप, तो जो मास है, मोलिकुलर मास है वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। और मोलिकुलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे हम तो आपका मोलिकुलर मास भी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, मोलिकुलर मास इंक्रीज कर रहा है, और वंडरवॉल फोर्स भी क्या कर रहा है, वहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, वहाँ पे इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ मोलर मास। और आफ्टर दैट वंडरवॉल फोर्स उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी इंक्रीज कर जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप। क्लियर। ठीक है बेटा, तो यानी कि NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SbH3 है, और BiH3 है। तो ये मेरे पास 5 हाइड्राइड्स हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो कुछ ग्राफ को देखें अगर हम, तो ग्राफ कुछ इस तरह का है। एक जनरल मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन जो बात करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है उसका। यहाँ पे सपोज नाइट्रोजन वाला है, यहाँ कहीं फॉस्फोरस का है,
यहाँ आर्सेनिक का है, और जो एंटीमोनी और बिस्मुथ है वो तो ऊपर की तरफ रहेंगे, एंटीमोनी और बिस्मुथ ऊपर की तरफ रहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? कंसेप्चुअल बनता है फर्स्ट है, क्या कंसेप्चुअल बनेगा कि NH3 का फॉस्फोरस से ज़्यादा है। वाई? सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि एक तो सिंपल वन डर वाल फोर्स है और एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वी ऑलरेडी नो बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अट्रैक्शन उसके अंदर क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी और वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस और एज कम्पेयर टू आर्सेनिक। क्लियर? तो यहाँ पे देखूंगा मैं ऊपर तो आर्सेनिक तो यहाँ पे, लेकिन एंटीमनी और बिस्मुथ तो कहाँ चले गए बेटा? आपके इससे भी ऊपर चले गए। क्यों चले गए? बिकॉज उनका वंडरफुल फोर्स क्या कर गया? ज़्यादा इंक्रीज कर गया एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स वाई उनका जो क्या है बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात करते हैं कि ऑर्डर क्या रहेगा, तो ऑर्डर ये रहेगा बेटा कि PS3 का सबसे कम, ASH3 का उससे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा NH3 का। फिर आपके पास किसका आता है? एंटीमनी का, और फिर किसका आता है? बिस्मुथ का। तो ये आपके पास ऑर्डर रहता है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड का बाकियों से क्या होता है? ज़्यादा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? तो सिंपल सा रीजन है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। और अगर बात करें कि यहाँ पे क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई भाई, इन केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होता है। अब नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। और H की कितनी होती है? 2.1। दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? डिफरेंस। अगर बात करो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से दिखाती है? दिस इज N, दिस इज N, यही N है आपका बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस आया तो पोल फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर मैं बाकियों की बात करूँ ना, तो बाकियों की तो फॉस्फोरस की वैल्यू भी 2.1 है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की। आर्सेनिक की बात करूँ तो कितनी है? 2 है। एंटीमनी की बात करूँ तो 1.9 है, और बिस्मथ की बात करूँ तो उसकी भी 1.9 है। तो भाई 2.1 में और 2.12 में कोई खास डिफरेंस तो है नहीं। दैट्स वाई वहाँ पे पोल फॉर्मेशन नहीं होगी, बॉन्ड्स पोलर नहीं होंगे, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट। क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट। अब भाई मेल्टिंग पॉइंट भी सिंपल केस है, वो भी डिपेंड किस पे करता है? आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे और वंडरवाल फोर्स पे। तो डाउन द ग्रुप आप जाओगे, डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हो तो होगा क्या? मोलिकुलर मास अगेन क्या करेगा? इंक्रीज। वंडरवाल फोर्स आपका क्या करेगा? वंडरवाल फोर्स आपका इंक्रीज करेगा। दैट्स वाई जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज। तो उसका ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह का है। यहाँ नाइट्रोजन बैठा है और यहाँ पे फॉस्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है, ऐसे है। तो भाई इस केस में भी आपको क्या बोल सकते हैं कि वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन हाइड्राइड इज मोर एज कम्पेयर टू अदर हाइड्राइड्स। तो सिंपल सी रीजन आप फिर वही दोगे, क्या दोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या दोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? उसके बाद आती है सोल्यूबिलिटी। क्या आती है? सोल्यूबिलिटी, कि वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी कैसी है वाटर के अंदर। तो भाई हमें पता है कि जो NH3 है वो तो क्या है? पोलर है, और जो बाकी है रेस्ट क्या है? नॉन पोलर है। तो हमें पता है वाटर भी क्या होता है बेटा? वाटर भी आपका पोलर होता है, और पोलर डिजॉल्व है कि लाइक डिजोल्व लाइक की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो पोलर किस में डिजोल्व होगा? पोलर में। और नॉन पोलर किस में डिजोल्व होगा? नॉन पोलर में। इसलिए जो सिर्फ NH3 है वही क्या होता है? वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, और बाकी हैं जो वो सोल्यूबल है, वो बाकी सोल्यूबल नहीं होते। तो दैट्स द पॉइंट ऑफ सोल्यूबिलिटी। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी की। इसकी बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। अब आप डाउन द ग्रुप जाओगे बेटा, डाउन द ग्रुप, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी? वो आपकी डिक्रीज करती है। वो क्या करती है? डिक्रीज। तो सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है भाई? आप किसी कंपाउंड को हीट कर रहे हो, कितनी देर तक वो ब्रेक ना हो, वो क्या है? उसकी थर्मल स्टेबिलिटी है। जो ज़्यादा देर ब्रेक डिकम्पोज ना हुआ वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल है, और जो जल्दी डिकम्पोज हो गया वो थर्मली अनस्टेबल है। क्लियर? तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो होगा क्या? वहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा सिंपल सा बेटा, कि आप डाउन द ग्रुप जाओगे। क्या जाओगे? डाउन द ग्रुप। जो मेटल थी, मेटल, अब बाकी जो साइज हाइड्रोजन है, हम सिर्फ यहाँ पे हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं फर्स्टली। ठीक है? तो नाइट्रोजन का हो गया, फॉस्फोरस का हो गया,
आर्सेनिक का हो गया, एंटीमनी का हो गया, बिस्मुथ का हो गया। ठीक है, हाइड्राइड। तो हम देखें कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, साइज क्या हो रहा है बेटा जाते हुए नीचे ग्रुप में? इंक्रीज। अब एच तो सेम है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इनका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। जिस वजह से जो बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? एलिमेंट के बीच में और उस हाइड्रोजन एटम के बीच में, वो क्या बनेगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं बनता है। ठीक है जी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डाउन दी ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है बेटा। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी, क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज अब नाइट्रोजन छोटा है, नाइट्रोजन साइज स्मॉल है, सपोज हाइड्रोजन का साइड भी स्मॉल है, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन अगर फॉस्फोरस की बात करें, उसका साइज इंक्रीज करेगा और हाइड्रोजन का तो उतना ही है, तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज तो थर्मल स्टेबिलिटी आपकी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है ये। ठीक है जी, उसके बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर, उसके बाद आता है रिड्यूसिंग करेक्टर। अब रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है? अब रिड्यूसिंग का मतलब है कि दूसरे की रिडक्शन और अपनी ऑक्सीडेशन करवाना। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो क्या करता है? डाउन दी ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्टर आपका इंक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसका सीधा सा संबंध है थर्मल स्टेबिलिटी से। जितनी थर्मल स्टेबिलिटी होगी उसका अपोजिट क्या होगा आपके पास? रिड्यूसिंग करेक्टर। जो थर्मली स्टेबल है ज़्यादा है उसका रिड्यूसिंग करेक्टर कम होगा, और जो थर्मली स्टेबल कम है उसका रिड्यूसिंग करेक्टर ज़्यादा होगा। अब रिड्यूसिंग करेक्टर को आप समझ सकते हैं इस तरह से कि दूसरे की रिडक्शन और अपनी क्या करवाना? ऑक्सीडेशन करवाना। और हमें पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है ना, दैट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन। तो भाई यहाँ पे हाइड्राइड है, क्या है? हाइड्राइड है। तो जो हाइड्राइड जल्दी ज़्यादा क्या करे, जिनकी टेंडेंसी है लिबरेट करने की हाइड्रोजन, वो क्या करती है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर जाती है। क्यों? बिकॉज ये बॉन्ड क्या आपका नाइट्रोजन का, इनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो हाइड्रोजन जल्दी से लिबरेट नहीं करेंगे। यहाँ पे बॉन्ड क्या हो गया? वीक, बिकॉज ये थर्मली अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो करेक्टर क्या बन जाएगा इसका? रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करेगा, और डाउन द ग्रुप ऐसे ही आपका इंक्रीज करता है, बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती रहती है। जो स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपकी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, जिस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो जाता है, और हाइड्रोजन लिबरेशन क्या हो जाती है? ईजीली हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग फैक्टर, जो डाउन द ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर? उसके बाद आता है बेसिक नेचर। क्या आता है? बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर का मतलब क्या है? हमने पढ़े बेटा लुईस बेस। क्या पढ़े हैं? लुईस बेस। क्या होते हैं लुईस बेस? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं आपके? लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं वो। तो डाउन द ग्रुप आप जाओगे, डाउन दी ग्रुप, तो जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर है वो क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ तो नाइट्रोजन हाइड्राइड सबसे ज़्यादा क्या है? बेसिक नेचर का है। उससे कम फॉस्फोरस का है, उससे कम आर्सेनिक का है, उससे कम एंटीमनी का है, और उससे कम बिस्मुथ का है। अब आता है रीज़न कि वाई, कि ऐसा क्यों है। तो अगेन इसकी सिंपल सी एक एक्सप्लेनेशन है बेटा। क्या एक्सप्लेनेशन है? कि डाउन दी ग्रुप अब जब हम जा रहे हैं, डाउन दी ग्रुप अब जब हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपके पास सेंट्रल एटम का साइज है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। सॉरी, एटम का साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज है। तो एटम का साइज इंक्रीज करेगा, तो जो उसके ऊपर कौन है? लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर पाएंगे? जब एटम का साइज इंक्रीज कर गया, तो जो उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है उनका जो ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम है, जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम, वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब एक एटम नाइट्रोजन है, उसके ऊपर इतना सा है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस का साइज बड़ा हो गया, तो उसका जो लोन पेयर का साइज है, जो वॉल्यूम है लोन पेयर की, वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज, तो डेंसिटी क्या करती है उस केस में? डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेंट्रल एटम के ऊपर वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है जी, जिस वजह से डोनेशन ऑफ दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या बन जाता है? मुश्किल हो जाता है। और जब लोन पेयर देना मुश्किल होगा तो उसको क्या बोल देंगे? कि बेसिक नेचर उसका डिक्रीज हो गया है। दोबारा समझें कि जब एटम का साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है जी,
तो वहाँ पे जो लोन पेयर है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, जिस वजह से डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या जाता है, मुश्किल हो जाता है और बेसिक रिएक्टर आपका बेसिक नेचर क्या करता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? तो ये थी आपकी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी ऑफ विद ऑक्सीजन। तो भाई जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है जी, फिर ऑक्साइड बनाएंगे और किस तरह के? जिसके अंदर ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? +3 और +5। दिस इज जनरल, ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऑक्साइड आपके पास बनते हैं, तो वन बाय वन हम सबके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन +1 से लेके +5 तक सारे ऑक्साइड बनाएगा। जो नाइट्रोजन है वो 5 की 5 ऑक्सीजन स्टेट में ऑक्साइड बनाएगा। +1 का भी बनाएगा, +2 का भी, +3 का भी, +4 का भी, +5 का भी। बात करें +1 की तो बनाएगा N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जो आपकी लाफिंग गैस होती है। +2 की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। +3 की बात करें तो N2O3, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। +4 की बात करता हूँ मैं तो N2O4 बनाता है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। +5 की बात करूँ तो N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाता है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड वो बनाता है। अब इसका रीज़न क्या है? ये ओनली नाइट्रोजन है जो सारे के सारे ऑक्सीजन स्टेट में आपके कंपाउंड बना देगा, और जो बाकी रहेंगे वो +3 में और +5 में बनाते हैं। रीज़न क्या है इसका? रीज़न बड़ा सिंपल सा है, बिकॉज जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है? वो करता है पी पाई बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? पी पाई बॉन्डिंग। तो ये पी पाई बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट है, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अभी तो हम यहीं खत्म करेंगे इसको। पी पाई का कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि पी पाई बॉन्डिंग होती क्या है, और एक्चुअली आपने +1 क्लास में पढ़ी भी है ये। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करता है? पी पाई बॉन्डिंग करता है, दैट्स वाई वो सारे के सारे ऑक्साइड बना लेता है। और उसके अलावा जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस आपके +3, +4 और +5 वाले ऑक्साइड बनाता है। क्लियर? ठीक है जी। और बात करें किसकी? एंटीमनी की, आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक आपका +3 +5 बनाएगा। एंटीमनी है जो आपका, वो भी आपका +3 +5 बनाएगा। और जो बिस्मुथ है वो क्या बनाएगा? ओनली +3 बनाएगा, बिकॉज हमें पता है कि +5 बिस्मुथ के लिए पॉसिबल ही नहीं है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्स्टली डिस्कस अच्छे से कर चुका हूँ। क्लियर? तो ये सिर्फ क्या बनाएगा? +5 के ही ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर? तो किस तरह के बनते हैं? अगर मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस में भाई डाइमर बनते हैं। क्या बनते हैं? डाइमर। वैसे जो फॉर्मूला होता है वो होता है NO3 टाइप का, अगर मेटल है E है तो EO3 टाइप या फिर EO5 टाइप का बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बनते हैं? यहाँ पे बनते हैं डाइमर, या फिर इसको छोड़ दो, EO3O भी कुछ नहीं होता, यहाँ पे डाइमर बनते हैं। जो नाइट्रोजन का केस है वहाँ पे तो मोनोमर बनेंगे, सिंगल यूनिट है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी +2 है, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4 +5। अगर फॉस्फोरस की बात करूँ तो वहाँ पे क्या बनेगा? डाइमर बनता है, P4O6। इसको जनरल बनाऊंगा तो P2O3 टाइप के बनते हैं, यानी कि फॉर्मूला बनाया अगर इसका तो भाई E2O3 टाइप के बनते हैं। किस तरह के बनते हैं? E2O3 टाइप के। क्लियर? और अगर सिंपल बात करूं तो E2O5 टाइप के बनते हैं, जब वहाँ पे +5 इनकी क्या रहेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो +3 में E2O3 टाइप के और +5 में E2O5 टाइप के यहाँ पे बनते हैं। लेकिन जो फॉस्फोरस है वो क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। फॉस्फोरस भी डाइमर बनाएगा, आर्सेनिक भी डाइमर बनाएगा, और एंटीमनी भी क्या बनाता है? डाइमर ही बनाता है। तो P4O6 इसके अंदर रहेगी। यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी? यहाँ पे अगर +4 की बात है तो +4 में बनाएगा P4O8 टाइप की, और इसके अंदर +5 किस तरह की होनी चाहिए थी? P2O5 की, लेकिन डाइमर बना तो क्या हो गया? P4O10 हो गया। सिमिलरली आर्सेनिक, सिमिलरली आपका एंटीमनी, सिमिलरली बिस्मुथ, और 5 का केस इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे एसिडिटी की बात आती है। एसिडिटी कि किसके ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक है और किसके कम है। ठीक है, तो फर्स्ट दो हमें पता है क्या है? नॉन मेटल, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है? नॉन मेटल्स हैं, तो उनके ऑक्साइड क्या बनेंगे? हमेशा एसिडिक बनेंगे, यानी कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ये क्या है? दोनों नॉन मेटल्स, तो इनके ऑक्साइड क्या बनेंगे? एसिडिक बनेंगे। क्या बनेंगे? एसिडिक बनेंगे।
बात करता हूँ दो बचे हुए मेटलॉइड्स की, जो आपके अर्सेनिक और एंटीमनी हैं। अर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या है? मेटलॉइड्स। ये क्या है? मेटलॉइड्स। तो इनके जो बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे? वो बनेंगे एम्फोटेरिक नेचर के। किस तरह के? एम्फोटेरिक नेचर के। और बिस्मुथ अकेला क्या बचा बेटा? वो बचता है मेटल। क्या बचता है? मेटल। तो उसका क्या बनेगा? बेसिक इन नेचर। क्या बनेगा? बेसिक इन नेचर। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है? सिंपल सी है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है एलिमेंट की, कि हायर द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी रहेगी उतने ही एसिडिक क्या बनेंगे? मोर विल बी एसिडिक ऑक्साइड। उतने ज़्यादा क्या बनेंगे? ऑक्साइड आपके एसिडिक बनते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्टिव। इनके ऑक्साइड क्या है? एसिडिक। उसके बाद मेटलॉइड है तो एम्फोटेरिक। और बिस्मुथ तो क्या है बेटा? मेटल ही आ गई वो तो वहाँ तो क्या बनेंगे? बेसिक बनेंगे। क्या बनेंगे? बेसिक बनेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ किसके? नाइट्रोजन के। अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन वालों को कंपेयर करूं एसिडिक स्ट्रेंथ के मामले में, तो वहाँ पे किसका करेक्टर ज़्यादा इंक्रीज करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे ज़्यादा होगी? तो भाई +1 वाले की सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, +2 वाले की उससे ज़्यादा होगी, +3 उससे कम ज़्यादा, +4 उससे ज़्यादा, +5 उससे ज़्यादा। यानी कि ऑर्डर क्या रहेगा? N2O सबसे लास्ट में रहेगा, फिर NO रहेगा, N2O3 रहेगा, N2O4 रहेगा और N2O5। ये आपके पास क्या है? ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है उनका। क्लियर। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूँ भाई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सिंपल ट्राईऑक्साइड, अगर मैंने ट्राईऑक्साइड लिए, ट्राईऑक्साइड एक ही अलग अलग एटम के लिए मैंने, ठीक है, जिस जैसे नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, उसके बाद फॉस्फोरस आ गया, उसके बाद आर्सेनिक आ गया, उसके बाद एंटीमनी आ गया। तो यहाँ पे किसका ज़्यादा रहेगा करेक्टर? तो सेम प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पे फॉलो करेगी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक वो रहेगा। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिटी डिक्रीज, तो एसिडिक करेक्टर भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सिंपल सा फंडा है। यही केस आपका किसके केस में है? पेंटॉक्साइड के केस में भी है। अगर आप पेंटॉक्साइड की बात करोगे ना तो वहाँ पे भी सेम केस बनेगा। N2O5 सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, P4O10 उससे कम, आर्सेनिक उससे कम और एंटीमनी उससे कम। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। क्लियर। अब यहाँ पे लास्ट आता है रिएक्टिविटी विद हेलोजन। रिएक्टिविटी विद हेलोजन्स। तो भी जब हेलोजन से रिएक्ट करेंगे तो किस तरह के बनाते हैं? वो बनाते हैं EX3 टाइप के कंपाउंड। किस तरह के? EX3, जिसको बोलते हैं ट्राई हेलाइड्स। और क्या बनाएंगे? EX5, जिसको बोलते हैं पेंटा हेलाइड्स। ठीक है। जब इसमें जाएंगे तो +3 शो करेंगे, इसमें जाएंगे तो +5 शो करेंगे। बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीजन स्टेट मैंने आपको इसलिए समझाई अलग से। क्लियर। तो ट्राई हेलाइड्स की बात करें तो EX3 बनेगा। तो सबके ट्राइहेलाइड पॉसिबल होंगे यहाँ पे भाई। क्या होंगे? सबके ट्राइहेलाइड पॉसिबल होंगे। ठीक है। तो आपके इस तरह के बनेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोई भी मेटल, जैसे कि NH3 PS3। ठीक है जी। NH3 PS3 ASH3 एंटीमनी और बिस्मुथ के बना दो। सिमिलरली इसके बना सकते हो आप। और यहाँ पे NCl5 हम भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं भाई इसकी। जो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास गिवन है हम वो देख लेते हैं कि किस तरह के बनेंगे इनके। सपोज नाइट्रोजन का NH3 बन गया, सॉरी NX3। ठीक है। यहाँ पे बात करूँगा तो क्या बन सकता है मेरे पास? PX3। और क्या बन सकता है? आर्सेनिक X3, एंटीमनी X3 और साथ में बिस्मथ X3। अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं इनके कोवलेंट करेक्टर की या फिर आयनिक करेक्टर की। ठीक है। कि जो डाउन द ग्रुप है ना, डाउन द ग्रुप, वो आपका आयनिक करेक्टर क्या करता है? वहाँ पे इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। और कोवलेंट करेक्टर क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब सिंपल सा आपको मैं एक फॉर्म बताता हूँ कोवलेंट आयनिक को देखने का, कि जब जो कंपाउंड बना है अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, जब डिफरेंस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ज़्यादा है तो बनेंगे आपके पास आयनिक कंपाउंड। और जब डिफरेंस कम है तो क्या बनेंगे? कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है सपोज। ठीक है जी।
NCl3 है, यहाँ पे PCl3 है, यहाँ पे SL3 है। तो भाई NCl3 में क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस है। सपोज NCl3 है और PCl3 है, तो यहाँ पे तो सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई डाउन द ग्रुप आयनिक वेक्टर क्या करेगा आपका, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अगर बात करें टोटल में, तो बिस्मथ के कंपाउंड सबसे ज़्यादा आयनिक होने चाहिए, तो वहाँ पे BiF3 क्या है, सबसे ज़्यादा आयनिक है। ठीक है जी। लेकिन जो इसके बाकी हेलाइड्स हैं, बाकी हेलाइड्स BiCl3 हो गया या ब्रोमाइड वाला हो गया या फिर आयोडाइड वाला हो गया, वो क्या रहते हैं आपके पास, वो आपके पास पार्शली कोवलेंट रहते हैं और पार्शली आयनिक रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर। तो ये आपके पास फंडा है छोटा सा, कि जो आयनिक वेक्टर है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, यानी कि जो ट्राइहाइड्स रहते हैं वो ज़्यादातर क्या बनते हैं आपके पास, कोवलेंट ही बनते हैं। क्या बनते हैं, कोवलेंट ही बनते हैं। क्लियर। और कोवलेंट वेक्टर डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज करता है और आयनिक वेक्टर आपका डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज। अब बात करते हैं स्पेशली केस ऑफ नाइट्रोजन। तो भाई जो नाइट्रोजन का केस है वहाँ पे सिर्फ NF3 की फॉर्मेशन पॉसिबल है, ना तो NCl3 बनेगा, ना ही कोई बाकी NBr3 बनेगा और ना ही Ni3 बनेगा। इन सब की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। और ये जो बनते भी हैं वो किस तरह के होते हैं, एक्सप्लोजिव इन नेचर होते हैं। ठीक है जी। अब इसका रीज़न क्या है कि NF3 ही स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल हैं। रीज़न, रीज़न बड़ा सिंपल सा बेटा। रीज़न क्या है कि जो N और F है, जो नाइट्रोजन है और जो फ्लोरीन है, इनका जो साइज है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। सेम साइज है। क्या है, सेम साइज है। ठीक है जी। जिस वजह से जो बॉन्डिंग है N और F बॉन्ड है वो क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सेम साइज के हैं। लेकिन अगर हम बात करें N और Cl की, ठीक है जी, और इसका कंपेरिजन करें ब्रोमीन से, आयोडीन से, वहाँ पे जो साइज है ना वो डिफरेंस ज़्यादा हो गया। साइज डिफरेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर जाता है। जिस वजह से जो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है इनकी वो डिक्रीज कर जाती है और कंपाउंड क्या बनते हैं आपके, अनस्टेबल कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड। तो क्वेश्चन यही उठता है बेटा कि NF3 तो पॉसिबल है लेकिन NCl3, NBr3, Ni3 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज NCl3, NF3 में जो बॉन्ड, जो आपका साइज है एटम का नाइट्रोजन का और फ्लोरीन का, वो लगभग सेम है, इसलिए बॉन्ड क्वाइट स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन जब हम बात करें N के साथ Br की या Cl की या आयोडीन की, वहाँ पे जो साइज है, डिफरेंस है साइज का, वो इंक्रीज कर जाता है। इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज कर जाती है। जो बॉन्ड बनता है N और X का, वो क्या करता है, इन केस में वो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज कर जाती है, बॉन्ड आपका वीक बनता है, जिस वजह से वो कंपाउंड आपके अनस्टेबल रहते हैं। क्या रहते हैं, अनस्टेबल। और इसीलिए जो NF3 है ना, वो हाइड्रोलाइज भी नहीं होता, वो हाइड्रोलाइज भी नहीं होगा, बिकॉज उसके बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। और जो बाकी कंपाउंड है इसके NCl3, NBr3, Ni3 क्या जाते हैं आपके, हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद जो इनकी प्रॉपर्टी रहती है ट्राइलाइट्स की, वो लास्ट क्या है, वो है एसिड स्ट्रेंथ। क्या रहती है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, लुईस एसिड सुने आपने, लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें और लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। करती है इंक्रीज, यानी कि PCl3 की बात कर लें, ASL3 की बात कर लें, एंटीमनी की बात कर लें या फिर बिस्मथ की बात कर लें। ठीक है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्यों, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से एक्सेप्ट कर लिया तो उसका मतलब वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी आ गई। और डाउन द ग्रुप क्या करती है, वो डिक्रीज करती है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, इसकी क्या है, कम, इसकी क्या है, कम, इसकी उससे भी कम। तो इसलिए बॉन्ड को आसानी से अट्रैक्ट करने की पावर नीचे की तरफ कम हो रही है, तो एसिडिक रिएक्टर आपका डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ होती क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। क्लियर। या फिर आपको यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ है जो, वो डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है जी। तो किसी तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपल एसिडिक स्ट्रेंथ ही लेके चलो कि डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। क्लियर।
और होती क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सिंपल सा केस है। अब बात करते हैं पेंटाहेलाइड्स की। किसकी बात करते हैं? पेंटाहेलाइड्स की। तो भाई पेंटाहेलाइड्स में क्या बनेगा आपके पास? EX5 टाइप के बनेंगे। इस टाइप के EX5 टाइप के बनते हैं। और रीज़न क्या है उसका? रीज़न आपको पता ही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। बिकॉज वहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, दैट्स वाई वो क्या बना लेते हैं? पेंटाहेलाइड बना लेते हैं। ठीक है जी। अब इसके ना दो रीज़न रहते हैं आपके पेंटाहेलाइड्स के। ठीक है जी। अब ये बोलता है, कंपैरिजन आपने किया है कि जो पेंटाहेलाइड्स हैं, जो पेंटाहेलाइड्स बनेंगे कब बनेंगे? जब +5 ऑक्सीजन स्टेट होगी। और जो ट्राईहेलाइड्स हैं वो कब बनेंगे? जब +3 ऑक्सीजन स्टेट होगी। तो भाई ट्राईहेलाइड्स आपके क्या रहते हैं? ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। ट्राईहेलाइड्स मोर स्टेबल हैं। इसका रीज़न आपको पता है बेटा, +3 +5 आपको पता है कि जो +3 है वो ज़्यादा स्टेबल है। किस वजह से? फर्स्ट रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। फर्स्ट रीज़न, ये जो पेंटाहेलाइड्स हैं वो थर्मली कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है ट्राईहेलाइड्स से। रीज़न बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो +3 ऑक्सीजन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। दूसरी बात, अब डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप, तो जो साइज ऑफ हैलोजन है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज। जिस वजह से साइज आपका इंक्रीज करा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज। क्यों? एक बन रहा है आपके पास नाइट्रोजन और फ्लोरीन का, दूसरा बनेगा फॉस्फोरस और फ्लोरीन का। भाई यहाँ पे साइज डिफरेंस कम है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, यहाँ पे साइज डिफरेंस ज़्यादा आ गया तो बॉन्ड आपका थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी कि वो स्टेबल कम होगा, स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी? कम होगी। इसलिए इन दोनों फैक्टर जब हम मिलाते हैं, ठीक है, इन दोनों फैक्टर को जब हम मिलाएंगे ना, तो जो आपके पास पेंटाहेलाइड्स हैं वो थोड़े बहुत ही बनेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, ट्राईहेलाइड्स पॉसिबल स्टेबल क्यों है ज़्यादा? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, और साइज इंक्रीज करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, दैट्स वाई पेंटाहेलाइड्स हमारे नहीं बनते हैं। ठीक है। और इन्हीं दो फैक्टर की वजह से जो पेंटाहेलाइड्स हैं आपके वो ज़्यादा नहीं बनते हैं, नंबर में वो कम होते हैं। क्लियर? तो अगर मैं आपको बताऊं किस किस के बनेंगे, तो अगर हम बात करते हैं पेंटाफ्लोराइड्स की, पेंटाफ्लोराइड्स की, तो पेंटाफ्लोराइड्स किस किस के बनेंगे? वो बनेंगे आपके फॉस्फोरस के, आर्सेनिक के, एंटीमनी के और बिस्मुथ के, इनके बनेंगे। NCl5 नहीं बनता, यू नो रीजन वेरी वेल। पेंटाफ्लोराइड बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? पेंटाब्रोमाइड की, सॉरी पेंटाक्लोराइड की बात करें, इसके बाद क्लोराइड आएगा ना, पेंटाक्लोराइड की बात करता हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ आपके 3 रह जाएंगे, फॉस्फोरस रह जाएगा, आर्सेनिक रह जाएगा और एंटीमनी रह जाएगा। और अगर बात करूँगा ना ब्रोमाइड की, तो भाई ब्रोमाइड का तो सिर्फ एक ही केस बचेगा, कौन? फॉस्फोरस बचेगा। क्यों? रीज़न इन दोनों में से ये दोनों मेंशन कर दो आप किसी के लिए भी। ठीक है। तो क्यों नहीं बनते हैं? इस वजह से नहीं बनते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं? पेंटाहेलाइड तो बनते हैं चारों के, फर्स्ट 4 के, क्लोराइड बनते हैं फर्स्ट 3 के, और ब्रोमाइड बनेगा सिर्फ एक का, और आयोडाइड तो आपके किसी के भी नहीं बनेंगे। ठीक है। अगर मैं आयोडाइड्स की बात करता हूँ ना, पेंटाआयोडाइड्स की, इसकी बात है पेंटा आयोडाइड्स की, तो वो तो किसी के भी नहीं बनते यहाँ पे। क्लियर? तो बेटा ये सिंपल से रीज़न थे आपके। ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट जो रहती है आपके पास, दैट इज रिएक्टिविटी टुवार्ड मेटल्स, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल्स। तो इसका कैसे करोगे भाई मेटल्स का? तो जब फर्स्ट मैंने डिस्कस की थी ना, मेटल से क्या करेंगे? जब मेटल से रिएक्ट करेंगे तो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं? वो दिखाएंगे -3 की। कौन सी दिखाएंगे? -3 के। तो आपको पता है, तो भाई क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन वाले हैं तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएंगे, इसको क्या बोल देंगे? नाइट्राइड्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नाइट्राइड्स। वहाँ पे कैल्शियम है तो कैल्शियम नाइट्राइड्स बोल देंगे। जब फॉस्फोरस वाले आएंगे, सपोज फॉस्फोरस ने बनाया तो क्या बनाएगा? फोस्फाइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फोस्फाइड्स बनाएंगे। कैल्शियम फोस्फाइड बन गया। ऐसे ही आपके पास एंटीमनी आता है। कौन आता है? एंटीमनी। तो वो किस तरह का बनाएगा? वो बनाएगा स्टीबाइड। क्या बनाएगा? स्टीबाइड बनाएगा। और बात करेंगे बिस्मुथ की, तो बिस्मुथ कौन सा बनाएगा? बिस्मुथ बनाएगा आपका Mg3Bi2, बिस्मुथाइड बना लेगा। और जो एलिमेंट प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है, उसका नाम लिख दो। ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम बिस्मुथाइड बनाएगा। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ दैट ग्रुप, 15 ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं कुछ कंसेप्चुअल्स की। जैसे बोल देंगे एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट बात किसकी करूँगा? मैं बात करूँगा पहले
पाई पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है भाई, पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है? जो नाइट्रोजन है, मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगा। किस में मिलेगा? गैसेस फॉर्म में। और जो बाकी सारे वो किस फॉर्म में मिलते हैं? रेस्ट आपको मिलते हैं सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलते हैं? सॉलिड फॉर्म में। जो बाकी हैं उनके बीच में रहता है सिंगल बॉन्ड। क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन जो नाइट्रोजन उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा होता है? एन, ट्रिपल बॉन्ड एन। और बाकी सारे आपको कैसे मिलेंगे? सिंगल बॉन्ड में मिलेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या? ठीक है, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो उस केस में आपका यही केस आता है। चलो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाता है, सिंगल बॉन्ड बाकी क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नाइट्रोजन की। जो नाइट्रोजन है वो पी पाई बॉन्डिंग दिखाता है, और ओनली नाइट्रोजन एटम क्या दिखाता है? पी पाई बॉन्डिंग क्यों दिखाता है। ठीक है जी, तो यही मैं आपका डिस्कस कर दूंगा केस। ठीक है, तो सबसे पहले पी पाई बॉन्डिंग होती क्या है और नाइट्रोजन क्यों बनता है? बेटा हमें पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन बनाएगा 3 बॉन्ड। तो किस तरह से प्रेजेंट होगा? एन, ट्रिपल बॉन्ड एन। हमें पता है कि जो फर्स्ट बॉन्ड है वो कौन सा बनता है? सिग्मा बनता है। और दूसरे दोनों क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड बनेंगे। क्या बनेंगे? पाई। बात करते हैं नाइट्रोजन की स्टेट की, तो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। तो लास्ट में बात करेंगे जब इनकी, तो ये कौन से में प्रेजेंट है? आपके पी के अंदर प्रेजेंट है। तो वो ये तो आपका कंप्लीट है, तो ये तो बॉन्डिंग के अंदर आएगा नहीं। और ये आपका कौन सा हो गया? ये तो वैलेंस शेल में आते हैं, इसको तो छोड़ दो, तो वैलेंस शेल में ये बचे। तो बॉन्डिंग में कौन कौन जाएंगे? ये वाले जाएंगे जब नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी, पहले बनता है फर्स्ट बॉन्ड, वो कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाली ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो सपोज हमने ले लिया है पी जेड को लेकर चलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, और ये तो ये भी पी जेड था, ये पी जेड था। तो कौन सा बॉन्ड बन गया? ये बॉन्ड बन गया आपके पास सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बन गया? सिग्मा। तो जो नाइट्रोजन का केस है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बने वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड तो बन गया नाइट्रोजन के बीच में, दूसरा क्या रहेगा फिर ऊपर? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्या रहेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि जो नाइट्रोजन एटम है उनका साइज क्या है? स्मॉल साइज के एटम है, जिस वजह से ये दोनों एटम क्लोज से रहेंगे, और क्लोज आने की वजह से जो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये लोन पेयर आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे बहुत ज़्यादा। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से यहाँ पे क्या होगी? सिंगल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। जो कंपाउंड आपका क्या है? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। दोबारा समझें कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड क्यों बनाता है, सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? तो सबसे पहले तो ये बात समझें, सिंगल बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता बेटा कि जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इन दैट केस आपके पास क्या होगा? साइज स्मॉल है, तो लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक रहेगा। लोन पेयर एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे और एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे, जिस वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं होता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन का एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्यों बनेगा? बिकॉज ये पी पाई बॉन्डिंग कर लेता है। अब पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है वो सीख लो। सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ से तीनों के तीन क्या होंगे बेटा? आपके पी ओवरलैप करेंगे टोटल। यहाँ पे पी एक्स करेगा, पी वाई करेगा, पी जेड ओवरलैप करेगा। तो पी जेड को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ले लिया। तो दूसरा कौन रहेगा? ऐसे पी जेड यही रहता टोटल हमारे पास। इन दोनों की क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। यहाँ पे बात सुना बेटा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थे तो रिपेल कर रहे थे। अब ये आपके बॉन्डिंग के अंदर आ गए। क्या आ गए? बॉन्डिंग के अंदर आ गए। ये कौन सा है? सपोज ये पी एक्स है, और ऐसे ही क्या बनता है आपके पास? पी वाई बनता है। कौन सा बनता है? पी वाई। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी ऐसे। तो कितने बॉन्ड बने? 3 बॉन्ड। पहला तो बना सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड कौन सा बना? पाई बॉन्ड। कौन सा बना? पाई बॉन्ड। और पाई के साथ साथ ऑर्बिटल कौन से ओवरलैप कर रहे हैं वहाँ पे? इसका भी पी और इसका भी पी। इसलिए क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को? इस बॉन्ड को बोलते हैं पी पाई बॉन्ड बोलते हैं। और ये सिर्फ नाइट्रोजन के केस में ही पॉसिबल होता है। क्यों होता है पॉसिबल? बिकॉज नाइट्रोजन का जो साइज है वो क्या होता है? स्मॉल साइज होता है। क्या होता है? स्मॉल साइज। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है उसकी?
हाई होती है। क्या होती है? हाई। बाकियों के केस में पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो बेटा, क्योंकि उनका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ज़्यादा साइज होगा और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी। क्या होगी? कम। अभी सपोज नाइट्रोजन है, छोटे छोटे, ये इसके लोन पर मैं दिखा रहा हूँ, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपके, या फिर रिपेल को छोड़ो, ये एक दूसरे के नज़दीक हैं तो आसानी से ओवरलैप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन जब आपका एटम आएगा नेक्स्ट फॉस्फोरस, तो उसका साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो एटम कुछ इस तरह से होगा बड़ा, और उसका ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा। तो एक दूसरे से क्या हो गए बेटा? ये दूर हो गए, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात करें कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो क्या हो जाते हैं? ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, सो लार्ज हो जाते हैं, और वो आसानी से, और डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? फैल जाना। क्या होता है? फैल जाना। ठीक है, ऑर्बिटल आपके क्या हो गए? ज़्यादा फैल गए हैं, डिफ्यूज हो गए हैं वो। ठीक है, इसलिए वो ओवरलैपिंग नहीं कर पाते। इस पोर्शन को भी छोड़ो, मैं समझाता हूँ आपको कि जब साइज बड़ा होगा, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनका साइज क्या होता जाता है? बड़ा हो जाता है। और जो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी। यानी कि वहाँ पे क्या हो गए? जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर था वो डिफ्यूज हो गए। तो अब वो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं कर पाते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग वहाँ पे नहीं हो पाती है, जिस वजह से बाकी आइटम्स है जो, उनके अंदर पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्या है? पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो इसीलिए जो बाकी वाले हैं, बाकी वाले वो, उनके बीच में कैसी बॉन्ड हो सकती है? उनके बीच में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो फर्स्ट केस तो आई थिंक आपको समझ में आया यहाँ पे कि पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, कि जब पाई बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, उसको क्या बोलते हैं? पी पाई ओवरलैपिंग। और नाइट्रोजन में ही क्यों होती है? बिकॉज नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉनिटी हाई होती है, तो ओवरलैपिंग वहाँ पे इफेक्टिव होती है। और जब बाकी जो है उनके अंदर साइज क्या करेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। दैट्स वाई जो डिफ्यूजन वहाँ पे हो जाएगा ऑर्बिटल्स का, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर? और यहाँ पे एक क्वेश्चन और था बॉन्ड स्ट्रेंथ का। क्या था? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। भाई हमें पता है कि दिस इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम, पहले तो किसकी बात करेंगे? सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो भाई नाइट्रोजन में तो सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, नाइट्रोजन में तो सिंगल बॉन्ड है ही नहीं। और जो बाकियों की सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और क्वेश्चन बनता था कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे दिया, बिकॉज उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, जो लोन पेयर है, उसके बीच में क्या होगी? ज़्यादा रिपल्शन होगी। साइज छोटा है, रिपल्शन यहाँ पे ज़्यादा होगी जब सिंगल बॉन्ड बनेगा। दैट्स वाई सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं है। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपके यहीं पे क्या कर दिए, वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। एक रहता है कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होती है? भाई पी पाई डी पाई बॉन्डिंग किस केस में होती है? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है आपकी रेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन एटम के केस में। फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मुथ हो गया। तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होगी बेटा? पहले यहीं से समझ लो कि जब एक का पी हो और एक का क्या हो? डी ऑर्बिटल ओवरलैप करें, तभी क्या होगी आपके पास? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी। यानी कि इनके अंदर क्यों होती है? बिकॉज इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करते हैं। और इसका उल्टा ही बन सकता है कि भाई नाइट्रोजन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्यों नहीं करता? बिकॉज उसके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, तब वो आपका पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन करता है पी पाई और बाकी करते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। क्लियर? दूसरी बात कैटेनेशन की आती है। तो कैटेनेशन का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कार्बन है, सिंगल 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 बॉन्ड करके इलेक्ट्रॉन की चेन बना लेता है ना, लेकिन इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स, यानी कि खुद को जोड़ते रहने से कार्बन बहुत लंबी चेन बना सकता है। तो इसकी कैटेनेशन पावर क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। तो भाई कैटेनेशन की बात करें तो नाइट्रोजन की जो कैटेनेशन पावर है बहुत स्मॉल होती है। क्या होती है? बहुत स्मॉल होती है। ठीक है जी। ठीक है, उसकी स्मॉल स्ट्रेंथ होती है किसकी? कैटेनेशन की। बिकॉज वहाँ पे जो सिंगल सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, ये क्या है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी। क्लियर? और जो बाकी फॉस्फोरस वगैरह हैं वो सेल्फ लिंकिंग कर लेते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू कार्बन उनकी सेल्फ लिंकिंग में क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं? रिएक्टिविटी। तो भाई नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे क्या होती है? नाइट्रोजन को हम इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इनर्ट गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर इससे रिएक्शन करनी है, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो नाइट्रोजन आपकी क्या है? एक इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट गैस है। मैक्सिमम कोवलेंसी, दो क्वेश्चन यहाँ पे मेन थे कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, और दूसरा मैंने आपको बताया मैक्सिमम कोवलेंसी। वो यहाँ पे आता है कि मैक्सिमम कोवलेंसी क्या होती है। नाइट्रोजन की 4 होती है और बाकियों की 5 और 6 हो सकती है। उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर? तो बस बेटा यही आपके पास क्या था, सारा कुछ था एनामलस बिहेवियर में। नेचर ऑफ ऑक्साइड हमने देख लिया कि नाइट्रोजन तो 5 के 5 ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड्स की बात करें तो नाइट्रोजन तो +1 से लेके +5 तक बनाता है सारे ऑक्साइड, ठीक है जी, बाकी नहीं बनाते। एनामलस में डिस्कस करें, रीज़न मैं सारे आपको एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ। नेचर ऑफ हाइड्राइड, NH3 क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल है और बाकी हाइड्राइड स्टेबल नहीं है, वो हमें पता है। इसका स्मॉल साइज है और ओवरलैपिंग क्या होगी? इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ पे हो जाएगी। नेचर ऑफ ट्राई हाइलाइट्स, तो भाई नेचर ऑफ ट्राई हाइलाइट्स की बात करेंगे ना तो सिर्फ NF3 स्टेबल था क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग आसानी से इफेक्टिव हो रही थी, और बाकी की बात करें NCl3 NBr3 वो स्टेबल नहीं थे। रीज़न मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप जो आपकी ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव नहीं होती है। साइज इंक्रीज करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है, दैट्स वाई ये तो आपके एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो सिर्फ NF3 एग्जिस्ट करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ से जो टोटली कंसेप्चुअल बनते हैं ना, ये आपका वो पोर्शन था जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।